गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हो बच्चों? आज हमारा नया चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार। ठीक है, वंशागति का आणविक आधार। ठीक, इससे पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। ठीक है, तो वहाँ पर हमने क्या पढ़े थे? मेंडल लॉ पढ़े थे। ठीक है, मेंडल लॉ में क्या हुआ था कि 3-4 प्रकार के हमने उनके लॉज पढ़े थे। तो कहने का मतलब है कि जो गेगर जॉर्ज मेंडल थे, उन्होंने 1856 से, ठीक है, 1856 से 1863 तक मटर के पेड़ पर क्या करा? प्रयोग किए, बहुत सारे प्रयोग किए। ठीक है, और एक कंक्लूज़न निकाला कि कुछ कारक होते हैं। ठीक है, जीन की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर। कारक होते हैं या एक फैक्टर होते हैं जो कि एक पीढ़ी की चीज़ों को, जेनेटिक मटेरियल उस वक्त नाम नहीं था, जीन भी नाम नहीं था, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे कारक होते हैं जो पैतृक गुणों को किस में ले जाते हैं? संतति में ले जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने उनको क्या कहा? कारक कहा। यही कारक या यही जो फैक्टर है वो आगे चलकर क्या हुए? जीन नाम से इनको हमने जीन नाम दिया। ठीक है, तो क्या हो गया कि इसकी जो खोज थी वो तो क्या हो गई थी? 19वीं सेंचुरी के शुरू में ही हो गई थी, लेकिन इसकी जानकारी इतनी ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि आगे और ज़्यादा खोज होते रही। फिर इसी कड़ी में 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने क्या किया? उन्होंने क्या करा कि एक पस सेल थी। ठीक है, पस सेल मतलब कि जो हमारे अगर घाव लग जाए तो वहाँ पे क्या हो जाता है? पस निकलता है और वो वाइट ब्लड सेल्स होती है, डेड वाइट ब्लड सेल्स। तो उन्होंने इसमें से क्या करा कि एक क्या निकाला? पस सेल में से न्यूक्लिन, एक एसिड निकाला, मतलब ठीक है, एसिड निकाला। क्योंकि वो न्यूक्लियस से निकाला था तो इसलिए इन्होंने उसका नाम न्यूक्लिन दे दिया। ठीक है, क्या दे दिया? न्यूक्लिन। क्योंकि वो न्यूक्लिक एसिड से निकला था, केंद्रक से निकला था, इसलिए उन्होंने इसका नाम क्या लिख दिया? न्यूक्लिक एसिड। लेकिन फ्रेडरिक मिशर को भी ये नहीं पता था। ठीक है, फ्रेडरिक मिशर को भी ये नहीं पता था कि ये जो जेनेटिक पदार्थ है इन्होंने निकाला है केंद्रक से, कि इसका क्या यूज़ होने वाला है आगे। ठीक है, फिर इसके बाद ऑल्टमैन आए। कौन आए? ऑल्टमैन। ठीक है, ऑल्टमैन ने इसको क्या नाम दिया? इन्होंने इसको न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। ठीक है, फ्रेडरिक मिशर ने तो क्या दिया था? न्यूक्लिन दिया था। लेकिन जो ऑल्टमैन है उन्होंने इसको क्या नहीं किया? न्यूक्लिक एसिड दे दिया। न्यूक्लिक एसिड नाम दे दिया। न्यूक्लियस से निकला था इसलिए, और एसिड था इसलिए इसका नाम क्या हो गया? न्यूक्लिक एसिड हो गया। ठीक है, इस तरीके से जो कहानी हमारी वो आगे बढ़ती चलेगी। अब क्या हो रहा है कि जैसे कि आपको पता है कि जो डीएनए होता है वो आनुवांशिक सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। ठीक है, तो लेकिन अभी तक हमको सिर्फ इसके बारे में पता था, ये कैसा दिखता है या इसका कैसा स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हमको कोई भी जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो 2 साइंटिस्ट दिख रहे हैं आपको, वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया कि 1953 में डीएनए का जो डबल हेक्सल मॉडल होता है, ठीक है, इस तरीके से अभी आपने पूरे चैप्टर में डीएनए ही पढ़ना है, तो डबल हेक्सल मॉडल इस तरीके से होता है करके किसने दिया? वाटसन एंड क्रिक ने दिया। ठीक है, और किसके बेसिस पे दिया कि इनसे पहले एक साइंटिस्ट थे, 2 साइंटिस्ट, मॉरिस विल्किंस एंड रोजर फैगने। तो उन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के आधार पर इसमें कुछ टेस्ट किए थे और उसी आधार पर वाटसन एंड क्रिक ने क्या करा? डीएनए का डबल हेक्सल मॉडल दिया। ठीक है, अब ये डबल हेक्सल मॉडल के लिए एक और वैज्ञानिक का नाम है चारगाफ। ठीक है, चारगाफ ने कहा कि जो डीएनए का डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल होता है उसमें जो बेस पेयर लगे रहते हैं, ठीक है, एडेनिन और थाइमिन, ठीक है, ग्वानिन और साइटोसिन,
उनका जो रेशियो होता है हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि जितनी एडेनिन होगी उतना ही थाइमिन होगा, जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। तो ये सारी चीज़ों को लेते हुए वॉटसन एंड क्रिक ने, दो नाम बहुत आपको याद रखने, वॉटसन एंड क्रिक ने क्या करा 1953 में, कब 1953 में डीएनए का डबल हेक्सल मॉडल प्रस्तुत किया। डबल हेक्सल मतलब कि 2 कुंडलित मॉडल प्रस्तुत किया। इसके लिए उनको फिर दिया कब था 1953 में, और इसके लिए इनको 1962 में क्या मिला, नोबेल पुरस्कार भी मिला, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो डीएनए है वो क्या है, हम एक आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, डीएनए क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है जो कि क्या करता है, पैतृक गुणों को कहाँ ले जाता है, संतति में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। ठीक है, जैसे हमारे हिंदुइज्म में क्या होता है कि जब भी मैरिज होती है तो हम क्या करते हैं, कुंडली मिलाते हैं। ठीक है, तो वो कुंडली फेक भी हो सकती है, उससे हमारा लाइफ का जो पंडित करते हैं ना कि इस साल में ऐसा होगा या आपका भाग्य ऐसा है वैसा है, तो वो इतना जजमेंटल नहीं होता है जितना कि डीएनए होता है। ठीक है, तो डीएनए क्या है कि डीएनए में जितनी भी अंदर इन्फॉर्मेशन है हमारे बारे में, आपके बारे में, ठीक है, कि मैं कैसी दिखती हूँ वो मेरा डीएनए डिसाइड करेगा। ठीक है, आप कैसे दिखते हो वो आपका डीएनए डिसाइड करेगा। क्या रोग हमारे शरीर में होने वाले हैं वो डीएनए डिसाइड करेगा। हम कैसे दिखते हैं, या हमारे आँखों का कलर कैसा है, बालों का कलर कैसा है, हाइट क्या, एवरीथिंग, तो ये क्या कहलाएगा, डीएनए डिसाइड करेगा कि हम कैसे होंगे। ठीक है, तो डीएनए क्या है, डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये तो आपको सब पता है, 8th से पता है कि जो डीएनए होता है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और जो डीएनए होता है वो क्या होता है कि सभी में आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, अगर हम कुछ विषाणुओं को, वायरसेस को छोड़ दें तो डीएनए क्या हुआ, पेड़ पौधों से लेकर जीव जंतु सभी में क्या करता है, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में रहता है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, हमारे पूरे शरीर के, ठीक है, चाहे वो पेड़ का शरीर हो, चाहे वो जीव जंतु हो, पूरी इन्फॉर्मेशन किसके अंदर रहती है, डीएनए के अंदर रहती है। ठीक है, तो जैसी सारी सूचनाएं किसी भी पेड़ के बारे में, किसी भी जीव के बारे में, जितनी भी उससे रिलेटेड सूचनाएं होंगी सब किसके अंदर होंगी, डीएनए के अंदर होंगी। तो ठीक है, तो डीएनए क्या करता है कि सजीवों की जैव क्रियाओं के संदेशों को क्या करता है, कोडित करता है। क्या कहा मैंने कि जैव क्रियाओं के, ठीक है, जैव क्रियाओं के संदेशों को क्या करता है, कोडित करता है। जैव क्रियाओं के संदेश को या संदेशों को कोडित करता है, यानी कि कोड करता है कि वो कैसे होंगे और वो कैसे रहे होंगे। ठीक है, कि जैसे दादा है, नाना के कैरेक्टर है, ये सारे हम में आते हैं, दोनों के कैरेक्टर को वो क्या करता है, साथ साथ लेके चलता है। जैसे आपने देखा होगा ना, कभी कोई बच्चा हमारे घर में नया पैदा होता है, जन्म होता है, तो हम क्या करते हैं, उसी दिन से उसको क्या करने लग देते हैं कि उसकी नाक पापा जैसी है, मम्मी जैसी है, दादी जैसी है, फूफा जैसी है। तो सारे जितने भी हमारे रिलेटिव्स होते हैं, जिनके गुण, जिनके जीन हमारे पास है, दादा, नाना, ठीक है, मामा, ये सारी चीज़ों के जितने भी जो भी हमारे रिलेटिव्स होते हैं, तो उससे हम उसको क्या करते हैं, कंपेयर करने लगते हैं। क्यों, क्योंकि जो जीन हमारे पास हैं वही हमारे बच्चों में भी आएंगे, और जो हमारे माता पिता के थे वो गुण हम में आए हैं, तो इसलिए हम उनका क्या कर देते हैं, कंपेरिजन करने लगते हैं। हम तो ये तो नहीं कहते कि आपका बेबी क्या डोनाल्ड ट्रम्प जैसा लग रहा है, ऐसा तो नहीं कहते ना। तो हम क्या करते हैं, अपने ही रिलेशनशिप में उसको क्या करते हैं, जज करने की कोशिश करते हैं कि इसके पास किसके जीन ज़्यादा आए हैं, माता के ज़्यादा आए हैं, पिता के आए हैं, या नाना नानी के आए हैं, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अच्छा, अब जो डीएनए है वो क्या है कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। ठीक है, डीएनए अभी तक हमने क्या कहा कि डीएनए क्या करता है, आनुवांशिक पदार्थ है, और वो क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक सूचनाओं को ले जाता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जो डीएनए है वो क्या है, बहुत बड़ा वृहत अणु है। ठीक है, कैसा है, बहुत बड़ा वृहत अणु है। ठीक है, अणु है, और इसका जो निर्माण होता है हजारों न्यूक्लियोटाइड से होता है। ठीक है, हजारों न्यूक्लियोटाइड से होता है, न्यूक्लियोटाइड
न्यूक्लियोटाइडों से होता है, ठीक है। ये मेन है आपका, न्यूक्लियोटाइडों से होता है और जो न्यूक्लियोटाइड भी होते हैं, ठीक है। पहले तो क्या है कि जो डीएनए है वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, और उसका जो निर्माण होता है वो किससे हो रहा है, न्यूक्लियोटाइडों से हो रहा है। और जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो भी कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। समझ रहे बात को। डीएनए क्या है, एक वृहत अणु है जिसका निर्माण किससे हुआ है, न्यूक्लियोटाइडों से हुआ है। और वो न्यूक्लियोटाइड भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं देखें। पहला जो हमारा न्यूक्लियोटाइड होता है वो होता है नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा पेंटोज शकरा, पेंटोज शकरा। और तीसरा होता है हमारा फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट समूह, ठीक है। समझ गए। मैंने क्या कहा कि जो डीएनए होता है वो हज़ारों न्यूक्लियोटाइड्सों का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड भी क्या होते हैं, 3 प्रकार के नाइट्रोजन 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला इसमें क्या है, नाइट्रोजनी क्षार है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका पेंटोज शकरा है। और तीसरा क्या है, फास्फेट समूह है, फॉस्फेट समूह, ठीक है। तो समझ गए कि जो डीएनए है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। और न्यूक्लियोटाइड भी क्या होते हैं, 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शकरा और फॉस्फेट समूह, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि जो हमारे नाइट्रोजनी क्षार हैं, ठीक है, जो हमारे नाइट्रोजनी क्षार हैं वो भी 2 प्रकार के हैं, ठीक है। एक तो है हमारा प्यूरिन, एक है हमारा प्यूरिन्स और दूसरा है पिरामिडीन, ठीक है। प्यूरिन में क्या होता है, एडेनिन, एक तो क्या हो गया आपका एडेनिन, दूसरा हो गया आपका ग्वानिन। अभी मैं खाली सिंबल लिख रही हूँ, ठीक है, एडेनिन और ग्वानिन। और जो पिरिमिडीन्स होते हैं उसमें देखिए क्या होता है, पिरिमिडीन्स, पिरिमिडीन्स में क्या हो गया, देखिए एक तो इसमें आएगा साइटोसिन, एक इसमें आएगा थायमिन और तीसरा क्या आएगा इसमें यूरेसिल, ठीक है। अभी हमने क्या बात करी, फिर से देख लीजिए कि जो डीएनए होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स भी 3 चीज़ों के बने होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार होती है, पेंटोज शकरा होती है और क्या होती है, फॉस्फेट समूह होते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं कि जो नाइट्रोजनी क्षार थे, जो पहला जो इसमें नाइट्रोजनी क्षार हमने दिया था वो कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है। पहला क्या है, प्यूरिन है, दूसरा क्या है, पिरिमिडीन है, ठीक है। और जो प्यूरिन होगा उसमें क्या होगा, एडेनिन ए, जिस ए से डिनोट करते हैं, ग्वानिन जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यानी कि प्यूरिन क्या है, एडेनिन और ग्वानिन है। और पिरिमिडीन क्या है, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। सी मतलब साइटोसिन, टी मतलब थायमिन और यू मतलब यूरेसिल, ठीक है बच्चों। तो एक डीएनए को बनने में क्या लगता है, नाइट्रोजनी क्षार लगता है, पेंटोज शकरा लगती है और फॉस्फेट समूह बनता है। और जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं वो भी क्या है, 2 प्रकार के हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स। समझ गए इतना। तो ये क्या है आपकी डीएनए की संरचना, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ रहे हैं। आप इस चैप्टर को क्या करेंगे, पहले तो इस वीडियो को 2 बार देखेंगे आप, और उसके बाद एनसीईआरटी का चैप्टर आप क्या करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, तो ही ये चैप्टर आपको क्या आएगा, समझ में आएगा, ठीक है। फिर कल मैं इसको दोबारा से रिपीट करके आपको अच्छे से बताऊँ, ठीक है बच्चों। तो ये ना समझें कि सिर्फ हम इसको एक ही बार पढ़कर इसको क्या कर लें, हमें ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसके लिए इसमें आपको सेल्फ स्टडी भी आपको करनी पड़ेगी। थैंक यू।